हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025 से 26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो इसका जो उत्पादन लक्ष्य है वह 11.20 लाख टन है। ओके, इसका हम डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में NMEO-OP के तहत सतत तेल पाम खेती का एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत में तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसमें विभिन्न हितधारकों ने सतत प्रथाओं और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की। NMEO-OP को अगस्त 2021 में भारत द्वारा तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपए है, जिसमें से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसका लक्ष्य 2025 से 26 तक तेल पाम की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर तक और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। सेकंड नंबर है PME ड्राइव योजना, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन EV अपनाने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देश भर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसका प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते EV के लिए सब्सिडी शामिल है। यह EV खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रदान करता है और ई-एम्बुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च EV उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो 2 वर्षों में 10,900 करोड़ की वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया। हरिकेन मिल्टन श्रेणी 5 के तूफान में बदल गया है, जो फ्लोरिडा, अमेरिका के लिए खासकर टाम्पा बे क्षेत्र में अत्यधिक खतरा पैदा कर रहा है। 897 MB के केंद्रीय दबाव के साथ यह अटलांटिक इतिहास में 5वां सबसे तीव्र हरिकेन है। राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र NHC के खतरनाक हवाओं और विनाशकारी तूफानी लहरों की चेतावनी दी है, क्योंकि मिल्टन खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है, निकासी चल रही है और निवासियों को संभावित बाढ़ और खतरनाक स्थिति के कारण सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। फोर्थ नंबर है आपका, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने टीकों के नियमन में सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए WHO मानकों को पूरा किया है। CDSCO भारत के चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है,
जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल CDSCO के प्रमुख और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CDSCO की जिम्मेदारियों में नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षण, दवा मानक आयात, गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य नियामकों के साथ समन्वय शामिल है। यह राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर रक्त उत्पादों, टीकों और IV तरल पदार्थ जैसी महत्वपूर्ण दवाओं के लिए लाइसेंस भी प्रदान करता है। अब हम आ गए हैं 5th नंबर पर, जो कि है ऑरोरा बोरेलिस को आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो यह आर्कटिक सर्कल के पास देखा जाता है। उत्तरी रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस हाल ही में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और लद्दाख, भारत के कुछ हिस्सों में देखी गई थी। ऑरोरा उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश दर्शन है जो सौर हवा के कणों के पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से टकराने से होते हैं। वे आकाश में पर्दे, किरणों या सर्पिल जैसी गतिशील आकृतियां बनाते हैं। ऑरोरा बोरेलिस मुख्य रूप से आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे, कनाडा और अलास्का जैसे देशों में होते हैं। ये रोशनी मुख्य रूप से हरे, लाल और बैंगनी होती है जो सूर्य से चार्ज कणों के पृथ्वी के वायुमंडलीय गैसों के साथ संपर्क से बनती है। 6th नंबर है, हाल ही में खबरों में देखा गया म्यूरिन टाइफस किस एजेंट के कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया के कारण होता है। केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति को वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा के बाद म्यूरिन टाइफस का पता चला। म्यूरिन टाइफस पिस्सू जनित बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी के कारण होता है। यह संक्रमित पिस्सुओं के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जो अक्सर चूहों और मूस जैसे कृंतकों पर पाए जाते हैं। पिस्सू एक बार संक्रमित होने के बाद जीवन भर रोग फैला सकते हैं और संक्रमण संक्रमित पिस्सू के मल के संपर्क से भी हो सकता है। म्यूरिन टाइफस व्यक्ति में नहीं फैलता है और आमतौर पर तटीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश और कश्मीर में मामले दर्ज किए गए हैं। अब हम आ गए हैं 7th नंबर पर, जो कि है हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? तो यह क्या है? एक त्वचा विकार है। एक नई कन्नड़ फिल्म का उद्देश्य विटिलिगो के आसपास भ्रांतियों को कम करना है। यह एक दीर्घकालिक त्वचा विकार है जो भारत में अक्सर गलत समझा जाता है। विटिलिगो तब होता है जब त्वचा के रंग का उत्पादन करने वाली मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे त्वचा, बाल और मुंह पर रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। इसका सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, आनुवांशिक कारक और चोट या धूप से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं। यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन 30 वर्ष से पहले अधिक आम है और यह वैश्विक जनसंख्या के 0.5 से 2% को प्रभावित करता है, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग इस स्थिति के साथ जी रहे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। 8 नंबर है एशिया क्लीन एनर्जी समिट ACES 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह सिंगापुर में आयोजित की गई थी। 11वीं एशिया क्लीन एनर्जी समिट 22-24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। इसका सह आयोजन नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU के एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिंगापुर के सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। इसे एशियाई विकास बैंक, सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड, ऊर्जा बाजार प्राधिकरण और
एंटरप्राइज सिंगापुर जैसी प्रमुख संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। ACES 2024 का उद्देश्य वैश्विक नेताओं को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, नेट जीरो लक्ष्यों को तेज करने और नवीन ऊर्जा समाधान प्रोत्साहित करने के लिए एकजुट करना था। इस शिखर सम्मेलन ने एशिया प्रशांत में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी की एकीकरण पर जोर दिया है। अब हम आगे हैं 9th नंबर पर, जो कि है भारत नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अभय है। अभय 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम अभय है, जिसे 25 अक्टूबर 2024 को LNT कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। 8 ASW SWC जहाज़ों के लिए एक अनुबंध अप्रैल 2019 में रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। अरनाला क्लास के जहाज़ पुराने अभय क्लास की जगह लेंगे और इन्हें पनडुब्बी रोधी संचालन और अन्य समुद्री कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह लॉन्च आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है और स्थानीय रक्षा उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देता है। अब गाइस, अब हम आ गए हैं 10th नंबर पर, जो कि है गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो यह हरिद्वार में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन 4 नवंबर को चंडी घाट हरिद्वार में कर रहा है, जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता देता है। यह उत्सव गंगा संरक्षण, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्वता और सार्वजनिक स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह नदी के किनारे पर पहला उत्सव होगा, जिसमें 139 जिलों में समारोह होंगे और प्रत्येक गंगा बेसिन राज्य में एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य लोगों के गंगा के संबंध को मजबूत करना, नदी संरक्षण और प्रोत्साहित करना और नदी प्रदूषण को रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाना है। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के। मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।